प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की वीडियो में हमें छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंदे क्या होते हैं? छंद की हम परिभाषा पढ़ते हैं कि जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक्के आदि पर बल दिया जाता है ना, उसे छंद कहते हैं। छंद का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। छंद को पिंगल भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि छंद के कितने अंग होते हैं, उनका हम डिटेल से वर्णन करेंगे कि छंद के 7 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनको मैं अभी आपको बताऊंगी। कि वर्ण होता है, मात्रा होती है, यति, गति, तुक जो भी होते हैं उनका वर्णन करूँगी। और उसके बाद छंद के प्रकार कितने, छंद कितने प्रकार के होते हैं इसका भी हम वर्णन करेंगे। ठीक है, आया समझ में छंद क्या होता है? तो छंद की मैंने परिभाषा आपको बता दी है कि छंदे क्या होते हैं। ठीक है, अब ये भी सारी बातें मैंने बता दी हैं कि छंद का प्रथम कहाँ हुआ था। सबसे पहले छंद को पिंगल भी कहते हैं। अब ये छंद के अंग देखो बेटा जी, छंद के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? चरण, वर्ण, संख्या, गण, गति, यति, तुक। 1 2 3 4 5 6 7 छंद के कितने अंग होते हैं? 7। ठीक है, अब इनको हमें डिटेल से पढ़ेंगे। चरण क्या होते हैं? जैसे हमें कभी पढ़ते हैं 1 चरण 2 चरण 3, कैसे? यही लगा लो आप। कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग में, वा खाए बोराए। तो इसमें कितने चरण हो गए? 4। कनक कनकते सोगुनी 1, मादकता अधिकाय 2, वा पाए बोराए 3, वा खाए बोर। तो ये होते हैं बेटा चरण। नंबर 2 पे है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण का तो आपको पता ही है। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके। और इसका ये दूसरा अंग क्या है? वर्ण या मात्रा। मात्रा भी है इसी के अंदर। और मात्रा क्या होती है? देखो, इसमें मैं आप एक स्थूल भेद बताती हूँ। वर्णों और मात्राओं की गिनती में एक स्थूल भेद है बेटा जी। क्या है कि वर्ण सस्वर अक्षर होते हैं। जैसे ये क वर्ण है, मान लो ये क वर्ण है, इसके अंदर ए है, ये सस्वर है। और मात्रा सिर्फ स्वर की होती है, मात्रा सिर्फ स्वर की होती है। तो ये वर्ण होते हैं। एक बार थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, मैंने पहले लिख के रख लिया है ये कि वर्ण ये 2 होते हैं बेटा। जो स्वर होते हैं वो 2 हैं, लघु और गुरु। ये मात्रा लगाने के नियम हैं, लघु और गुरु। लघु कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं, ए, ई, उ, री। और गुरु आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, एह। ये क्या होते हैं? गुरु। और ये क्या होते हैं? लघु। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। और गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा। जैसे मैं आपको मात्रा लगा के दिखा दूँ, चरण कमल बंदो हरिराई। एक लाइन लिख ली है मैंने, इसमें मात्रा लगाने का नियम बताती हूँ। च क्या है? च में ए है, लघु। रे में भी ए है, लघु। अण में भी ए है, लघु। कमल में भी वही ए है, तीनों लघु। बंदों में देखो बेटा जी, जब किसी वर्ण के आगे आधा अक्षर हो तो पीछे वाला बड़ा हो जाता है। या अनुस्वार आ गया इसके अंदर है, ये मैंने कहा था ना, ये अनुस्वार और ये दीर्घ होते हैं या गुरु होते हैं। तो ये अनुस्वार है तो ये बड़ा हो गया गुरु। द के ऊपर औ की मात्रा है, ये भी बड़ा हो गया है, फिर लघु हो गया। इसी तरह र में छोटी की मात्रा है तो ये छोटा है, ये मतलब लघु है, और ये गुरु है। रा और बड़ी ई भी गुरु है। तो ये मात्रा लगाने का सही तरीका होता है। अभी हम 3 नंबर पे पढ़ेंगे संख्या। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। ये तीसरा इसका क्या होता है? संख्या या क्रम। आप यहाँ लिख भी सकते हो, चरण के यहाँ पद लिख सकते हो, वर्ण के यहाँ मात्रा लिख सकते हो ओब्लिक डाल के इस टाइप से, और संख्या के यहाँ क्रम लिख सकते हो बेटा जी। ठीक है, संख्या या क्रम। वर्णिक छंदों के सभी चरणों में संख्या और क्रम दोनों समान होते हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगी ना कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो वो 3 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं। हिंदी में
प्रमुख छंद होते हैं वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, तो जो वर्णिक छंद होते हैं उनमें संख्या और क्रम दोनों समान होते हैं, जबकि मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या तो समान होती है लेकिन क्रम समान नहीं होते, लघु गुरु का उनमें अंतर होता है। अब नंबर 4 पे पढ़ेंगे गण। गण क्या होते हैं ये बेटा थोड़ा समझाने का है, मैं साइड में एक पेज में अलग से पीछा थोड़ा गण 8 गणों की संख्या 8 होती है। एक ऐसा सूत्र है जिसको आप याद कर लोगे ना कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। ये देखिए ये माता राज भान सलगा, ये होता है भाई गण याद करने का सूत्र। तो ये देखो ये माता इसको कहते हैं यगण। फिर माँ तारा ये होता है मगण। फिर ताराजय ये होता है तगण। फिर राजय भा ये होता है रगण। आ रहा है ना समझ में डिटेल से। फिर जय जय भाने जगण, भाने से भगण, न से ले नगण और से लेगा सगण और ले से लघु और गै से गुरु। ये होता है बेटा इसका सूत्र। अब आप मैं एक बात और समझाऊँ आपको, जैसे यगण में क्या होता है, यगण में इधर देखो लघु गुरु गुरु, तो यगण हो गया ये। ठीक है, फिर मगण में क्या होता है ये देखो यहाँ पे मातारा गुरु गुरु गुरु। मगण के तीनों अक्षर ये वर्ण बेटा गुरु होते हैं। यगण के तीनों, यगण का पहला तो लघु होता है और 2 गुरु होते हैं। अब देखो तगण ताराजय, गुरु ता बड़ा है ना गुरु, रा भी बड़ा है, जय लघु है। इसी प्रकार रा जय भा, रा गुरु है, जय लघु है, भा गुरु है। ये देखो इस तरह से होते हैं बेटा जी। ये किसी का भी ले लो आप, नगण का ले लो, मान लो न से ले, तीनों क्या हैं, तीनों क्या हैं लघु। नगण में तीनों लघु हैं। तो ये आपको सीखने की बात है बेटा जी, ऐसे सीखना है आपको, है ना। ये हो गए यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण और लघु और गुरु, ये होते हैं आपके गण। इसको आप जब समझ लोगे तो कभी आप मारे नहीं खाओगे। नंबर 5 पे है बेटा जी गति। गति क्या होती है इसको भी सुन लो अभी। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। लय को कैसे, जैसे मैं आपको एक लाइन पढ़ के दूँ, दिवस का अवसान समीप था, गति है इसमें, आराम से पढ़ा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैं यूँ पढ़ूँ कि दिवस का था अवसान समीप, देखो अटक गए ना, है ना। दिवस का था अवसान समीप या था दिवस का अवसान समीप, तो इसमें गति नहीं रहती। तो यही गति होती है बेटा जी। गति का महत्व वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक होता है। ठीक है, और वर्णिक छंदों में तो लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है, किंतु मात्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं होता। ये हो गई आपकी गति। अब नंबर 6 पे पढ़ेंगे यति। यति क्या होती है, यति भी बताती हूँ अभी आपको। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति या यति को हम विराम भी कह सकते हैं बेटा जी। यति या विराम कहते हैं। कैसे, जैसे मैं आपके सामने एक लाइन पढ़ती हूँ, मान लो रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, रुकी ना मैं यहाँ पे तो कोमा आता है, बिन पानी सब सून। ठीक है, अगला जो पद है बिन पानी सब सून से आगे पानी गए ना उभरे, फिर कोमा आता है, तो ये कोमा क्या होता है, यति या विराम। ठीक है, पद में जब हम कभी थोड़ा रुकते हैं ना एक चरण के बाद, तो वहाँ पे यति होती है बेटा जी। ये यति होती है। यति का निर्देश प्राय छंद के परिभाषा में ही कर दिया जाता है। जैसे मालिनी छंद में पहली यति 8 वर्णों के बाद तथा दूसरी यति 7 वर्णों के बाद एक छंद होता है मालिनी, उसमें भी यति होती है।
तो पहले वर्ण में उसका एक नियम होता है कि 8 वर्णों के बाद कोमा लगता है और दूसरे में 7 वर्णों के बाद। अब 7 नंबर पे पढ़ेंगे हम तुक। तुक क्या होता है? ये बड़ा आसान है भाई। तुक का मतलब होता है कि जब हम कोई पद पढ़ते हैं ना तो उसके लास्ट की जो मात्राएं हैं ना, अंतिम मात्राएं, वो एक समान हो, उनमें लय ऐसी आती हो, ऐसे तुकांत। जब मैं एक लाइन आपको पढ़ के सुनाऊँ, जैसे मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, खायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, यो आता है ना, है ना, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मो को कहत मोल को लीनो तू जसुमति कद जायो, मो को कहत मोल को लीनो तू जसुमति कब जायो। तो लास्ट में जो यो है और उसमें भी मुझे दाऊ ने बहुत खिजाया, उसमें भी यो है, तो ये क्या होता है बेटा जी? तुक। आ गया समझ में? जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। आ गया समझ में? तो ये हो गए बेटा जी आपके छंद के अंग। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख छंद दो होते हैं या कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 होता है वर्णिक छंद, नंबर 2 होता है मात्रिक छंद। इनका भी हम अब डिटेल से वर्णन करेंगे। छंद के कितने प्रकार होते हैं? 3, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। ठीक है, तो मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो जी, मैं एरो का निशान लेके इनको यहाँ ले आई हूँ। मात्रिक छंद कितने एक साथ तो सारे मैं लिख नहीं सकती थी एक ही पेज पे, तो ये होते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक, सममात्रिक छंद पढ़ेंगे अब हम पहले। सममात्रिक छंद देखो बेटा जी, ये होते हैं चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके जो जिनमें इनके में से ही पूछा जाता है मैक्सिमम। इन छंदों से बाहर बहुत कम आता है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे कुछ भी हो, इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता। जो आपके यूज में है, प्रयोग में है, मैं उन्हीं का वर्णन कर रही हूँ। यदि आपको बाकी की ज़रूरत हो तो मैं अगली वीडियो में उनका भी वर्णन कर दूँगी। ये देखिए चौपाई, चौपाई में 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएँ होती हैं। ठीक है, ये रोला छंद है। सममात्रिक छंदों में चरण सभी में ये देखो 4 चरण, यहाँ मैंने ये लगा दिए ना 2, ये तो यहाँ भी 4 चरण, गीतिका के भी 4 चरण, हरि गीतिका के भी 4 चरण। रोला में 24 मात्रा होती है, 11 और 13 पे यति होती है बेटा जी। ठीक है, और गीतिका में 26 मात्रा होती है, 14 और 12 पे यति होती है। अब मैंने आपको समझा दिया यति क्या होती है, विराम। इसको मैं एक दोहे से अच्छे से भी समझाऊंगी अभी। और हरि गीतिका का 28 मात्रा होती है, 16 और 12 पे यति होती है। आप इसको समझने के लिए एक बार इधर साइड पे आ जाइए। ये देखो बेटा जी, मैंने एक लिख लिया है मात्रिक छंद का उदाहरण। क्या लिखा है? और मात्रिक छंद में भी मैंने क्या लिया है? दोहा। ये अर्धमात्रिक छंद है, चाहे वो अर्धमात्रिक हो, चाहे वो विषम मात्रिक हो, चाहे वो सममात्रिक हो, है तो मात्रिक ही छंद। तो मैंने दोहा छंद का एक उदाहरण लिया है। तो इसमें क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानू से चून। ये श्लेष अलंकार था ना, मैंने जब अलंकार की वीडियो बनाई तब भी इसको मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें श्लेष अलंकार था, इसमें छंद भी है बेटा जी। देखो कैसे, क्या है? रहीमन, ये देखो रे लघु, छोटी की मात्रा है लघु, मैं भी लघु, न भी लघु, पा में बड़ा आ है, आ गुरु था, न में बड़ी की मात्रा है, ये भी गुरु है, रा में र के आ की मात्रा है, ये भी गुरु है, और ख में छोटी की मात्रा ये लघु है, फिर ये गुरु है। ये देखो फिर भिन्न लघु दोनों, पानी में दोनों गुरु है, सब में दोनों लघु, और सून में से के बड़ाऊ की मात्रा है, तो ये गुरु है, ये लघु है। अब इनको हम पढ़ लेंगे। इसकी क्या पहचान होती है दोहा छंद की? कि इसमें 13 और 11 पे यति होती है। और दूसरी बात है, ये 13-11 पे जो यति है, टोटल इसकी ये मात्रा कितनी होती है? 24 मात्राएं होती हैं। अब हम यहाँ देखेंगे इसके 13 वर्ण हैं या नहीं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्राएं हो गई? ये 13 मात्रा हो गई ना। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 हो गई। और यति देखो बेटा 13 पे हो गई।
तो दोहा छंद की क्या पहचान होती है कि 13 और 11 पे यति होती है और 24 इसकी मात्राएं होती हैं। इसी तरह से ये है पानी गए ना उभरे, इसमें भी यही है। मैंने पहले लगा के छोड़ दिए हैं गुरु और लघु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई ना पूरी 13। और यहाँ भी देखो 2 4 है और 6 7 8 है 9 10 11, यहाँ पे 11। देखो कितना अच्छा उदाहरण है ये। 13 और 11 पे यति है और ये आप इसमें यति को भी समझ गए, इसमें चरण को भी समझ गए और इसमें मात्राओं का जो लघु गुरु का बेस था वो भी समझ गए। आ रहा ना समझ में? ये होता है बेटा समझना इनका। अब नंबर 2 पे इधर आ जाइए। नंबर 2 पे देखिए बेटा जी, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो ये भी मात्रिक, लेकिन इसमें ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है बेटा जी। इसमें कौन कौन से होते हैं? दोहा, अभी इसके उदाहरण मैंने बताए हैं। 24 मात्रा होती है, 11 और 13 पे यति होती है। सोरठा, इसमें भी 24 मात्राएं होती हैं पर 13 और 11 पे यति होती है। दोहा सोरठा का बिल्कुल ही उल्टा होता है। समझ रहे हो ना आप ये बात है? दोहा छंद का उल्टा सोरठा होता है। और ना ये बैरवे, ये भी छंद है, इसमें 21 मात्रा होती है, 12 और 7 पे यति होती है। कि उल्लाला है, इसमें 28 मात्रा होती है, 15 और 13 पर यति होती है। इसी तरह से विषम मात्रिक छंद है। एक कुंडलिया ये एक ऐसा छंद है जिसमें 2 छंदों का मिश्रण है। छप्पे में भी है लेकिन कुंडलिया मेन है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा छंद है जो 2 दोहों के मेल से बना है, 2 छंदों के मेल से बना है। तो दोहा और रोला। दोहा में भी क्या होता है? 11 और 13 पे यति होती है। रोला में भी 11 और 13 पे यति होती है, लेकिन इसके 2 पद इसके होते हैं, 2 इसके होते हैं। उन दोनों को मिला के कुंडलिया बनता है। इसी तरह ये छप्पे छंद है, ये रोला और उल्लाला। ये जो उल्लाला ना 28 मात्रा होती हैं, इससे और इससे मिलके बनता है। तो ये हो गया बेटा जी आपका मात्रिक छंद। अब हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद क्या होते हैं। वर्णिक छंद, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो वो वर्णिक छंद होता है बेटा जी। और वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान तो रहती है और साथ में लघु और गुरु का क्रम भी समान होता है। तो ये कुछ प्रमुख वर्णिक छंद है बेटा जी। ये इंद्र वज्रा है, इसमें 11 वर्ण होते हैं। ये वर्णिक है बेटा जी, इसमें वर्णों की संख्या होती है, ना कि मात्राओं की संख्या गिनी जाती है। मालिनी में 15 होते हैं वर्ण, शालिनी में 11 होते हैं, मंदाक्रांता में 17 होते हैं। और ये सवैया है, इसमें 22 और 26 के बीच में वर्ण होते हैं। ये धनाक्षरी है, इसमें 31 होते हैं। एक देव धनाक्षरी है, उसमें 33 वर्ण होते हैं। एक रूप धनाक्षरी होता है, उसके अंदर 32 वर्ण होते हैं। तो इनके अंदर वर्णों की संख्या को गिना जाता है। आप कहो तो मैं इसका एक उदाहरण लिख के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बेटा जी, वर्णिक छंद का एक उदाहरण। इसमें भी वर्णी एक छंद होता है, मालिनी। ये मैंने लिखा था ना यहाँ पे मालिनी, और इसमें 15 वर्ण थे, 15 वर्ण थे मालिनी में। मालिनी छंद का एक उदाहरण देखिए। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो आप देख लीजिए, इसमें प्रिय में पै की छोटी की मात्रा है ना। तो ये लघु लघु लघु, पति में भी दोनों लघु हैं, वह में भी दोनों लघु हैं, मेरा में दोनों गुरु है, मैं के ऊपर एक ही मात्रा है, रे में आ है हैं। और ये प्राण है, इसमें भी आ की मात्रा है, ये गुरु ये लघु। ठीक है, इधर इसका कोई मतलब नहीं है बेटा जी। यहाँ ये गुरु और ये लघु, ये गुरु। तो ये 15 इसके अंदर वर्ण थे। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें मात्राएं नहीं गिनते कि ये लघु है ये गुरु है। यदि हम मात्राएं गिने तो इसमें ज़्यादा हो जाएंगी। हम इसमें केवल वर्ण गिनेंगे कि एक वर्ण ये है, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आ गया समझ में? वर्णिक छंदों में हम केवल वर्ण या अक्षर गिनते हैं, न कि मात्राएं। इसी प्रकार इसमें गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें मात्राओं का कोई रोल नहीं है, इसमें केवल वर्ण गिने जाते हैं। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना आपको वर्णिक छंद क्या होते हैं। हाँ बेटा जी, ये होते हैं वर्णिक छंद। थोड़ा मुक्तक छंद के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। मुक्तक छंद क्या होते हैं, सुनो बेटा जी।
जिस विषम छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, न प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो और मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, तथा जिसमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर उन्हें गतिशील करने का आग्रह हो, वह मुक्तक छंद होता है बेटा। न इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, न इसमें लघु गुरु का कुछ गिना जाता है, न इसमें वर्ण गिने जाते हैं, बस उसमें ताल हो और ताल को बिठाने के लिए कहीं से भी शब्द उठाकर वो लाइनें बना दी जाती हैं। इसका एक अच्छा सा उदाहरण निराला की कविता थी एक, जूही की कली, वो मुक्तक छंद का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आपने पढ़ी हो कि सोन जूही की बेल लचीली छबीली चौकड़ी भरती चंचल हिरणी, इस टाइप से वो कविता थी, तो वो मुक्तक छंद का एक बहुत अच्छा उदाहरण थी। तो इस तरह से मैंने बेटा जी आपको छंदों के बारे में बता दिया कि छंद क्या होते हैं, क्या उनकी परिभाषा होती है, क्या उनके अंग होते हैं, कितने उनके प्रकार होते हैं, फिर मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, वर्णिक कैसे होते हैं। जब भी आप आपके सिलेबस में छंद पढ़ोगे तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, या अपने सिलेबस में जब भी आप छंद पढ़ोगे ना तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, जितने भी छंद हैं इन पे कितने पे यति होती है सारा आपको डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा। और जो मैं बोल बोल के बता रही हूँ इसको सुनने से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा जी आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। आपका वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।